Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to JIB CIB Prep। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां मॉड्यूल बी का यूनिट 12 आज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। जो टॉपिक हमने वहां पर देखे थे मॉर्गेजेस से रिलेटेड, वो यहाँ पर भी है, तो 100% आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। Okay, so we are going to talk about laws relating to securities and modes of charge 1। charge 1 12th में, charge 2 13th में। दोनों ही चैप्टर्स बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, अगर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, हमको मॉर्गेज बता रखा है, जो हम ऑलरेडी ये एक्ट पढ़ कर आए। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? जहां पे आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, किस में? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। जैसे मान लेते हैं मुझे लोन की जरूरत है, तो मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपके पास एज अ चार्ज क्रिएट कर दूंगी ताकि मैं लोन ले पाऊँ। और एक बार मैंने लोन रीपे कर दिया तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस विद इंटरेस्ट आ जाएगी। अभी ओनरशिप तो मेरे पास ही है, बट इंटरेस्ट आपके पास आ गया कि जस्ट इन केस मैं डिफॉल्ट करती हूँ अपनी पेमेंट ऑफ द लोन दैट यू हैव गिवन मी, तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे मंगा सकते हो वापस। ठीक है ना। यहाँ पे पिक्यूनियरी ऑब्लिगेशन, पिक्यूनियरी जब मैं बोल रही हूँ लॉ में, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक मॉर्गेजर एक मॉर्गेजी। जो ट्रांसफर कर रहा है इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, जो लोन ले रहा है बेसिकली वो मॉर्गेजर है, जो दे रहा है वो जो दे रहा है वो मॉर्गेजी है, जो ले रहा है वो मॉर्गेजर है। और जो इंस्ट्रूमेंट, जिसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको जो बेसिकली आपकी लीगल रेमेडी देगा जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग फ्यूचर में, तो ये मॉर्गेज डीड ही है, ये अग्रीमेंट ही है। और आपके पास दो तरीके की चार्जेस हैं, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, प्लांट है, क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं, वो रख के अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये फिक्स एसेट पे जब आप लोन लेते हैं तो चार्जेस फिक्स्ड रहते हैं। बट यही जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखते हो गिरवी जो चेंज होता रहता है, जैसे स्टॉक है या शेयर्स हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन चेंज होती रहती है, तो करंट असेट्स है, करंट असेट्स पे जो चार्जेस क्रिएट होते हैं वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है। मॉर्गेज हमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बता रखा है। मॉर्गेज में सिर्फ और सिर्फ हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, है ना, सिर्फ बंडल ऑफ राइट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। बट जब मैं बात करती हूँ सेल के बारे में, यहाँ पे ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट राइट टू एलिनेट। अब जिसको सेल करा है वो जो मर्जी जैसे मर्जी करे, अब इसको आगे भेज दे जैसे भी करे, नहीं आपकी कोई से नहीं है। ठीक है, तो मॉर्गेज में एक्चुअली होता क्या है, एक मॉर्गेजर होता है, वो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है अपनी, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज में बात करते हैं। मॉर्गेज जब बोल रहे थे मूवेबल प्रॉपर्टी ही है, वो मॉर्गेजी के पास रखेगा, इन रिटर्न लोन लेगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है यही मॉर्गेज डीड है, और जो ये रख रहा है चार्ज क्रिएट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ओनरशिप अभी भी इन्हीं के पास ही है, ओनरशिप इन्हीं के पास ही है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है कि जस्ट इन केस डिफॉल्ट होता है, जस्ट इन केस डिफॉल्ट होता है तो इस मॉर्गेजी के पास एक समथिंग एज अ बैकअप है कि अगर मेरे पैसे मॉर्गेजर खुद नहीं लेता है तो ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। ठीक है, तो जो ये पैसे दे रहा है दैट इज नोन एज मॉर्गेज मनी, दैट इज नोन एज मॉर्गेज मनी। ठीक है, अब की इंग्रेडिएंट्स क्या है मॉर्गेज के? यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी में। एजेंडा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोन दिया है वो वापस आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पास देयर इज समथिंग एज अ बैकअप। हमारे पास 6 तरीके के मॉर्गेजेस हैं। शुरुआत करते हैं सिंपल मॉर्गेज के साथ। सिंपल मॉर्गेज में जो ओनरशिप है, जो पोजेशन है, वो मॉर्गेजर के पास ही है, जो ओरिजिनल ओनर था इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। बट क्योंकि इसने प्रिंसिपल लिया, बोले तो मॉर्गेज मनी ली एज पर द मॉर्गेज डीड, इसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस देना होगा। और अगर नहीं देता है तो इस मॉर्गेजी के पास राइट है या इंटरेस्ट है टू सेल जस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। काफी कॉमन है इंडिया में। और जो ये वाला टाइप का मॉर्गेजी होता है इसे हम सिंपल मॉर्गेजी बोलते हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल में क्या होता है, मॉर्गेजर जब लोन ले रहा होता है, मॉर्गेज मनी ले रहा होता है, वादा कर रहा होता है कि मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको वापस दूंगा एज पर द मॉर्गेज डीड, वो जिस समय लोन ले रहा होता है उसी समय कंडीशनली ट्रांसफर कर देता है। कहने का मतलब है यार दो इवेंट्स होंगे। इवेंट वन हो सकता है कि आपने लोन जो था वो चुका दिया, रीपे कर दिया, तो इस केस में जो हमारा ये कंडीशनल सेल है इसे हम वॉइड कर देंगे। ठीक है। बट लेट्स से इवेंट टू बोल देते हैं, इवेंट टू हुआ। इवेंट टू में लोन जो है आप रीपे नहीं कर पाए, लोन आपने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो कंडीशनल सेल है वो एब्सोल्यूट सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशनल सेल को हम वॉइड नहीं मानेंगे, वो मान लेंगे सेल हो ही गई है। अब जो मॉर्गेजी है उसके पास ओनरशिप भी आ जाएगी, इस प्रॉपर्टी को बेचे पैसे ले गए। ठीक है। फिर हमारे पास है यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज में जब प्रिंसिपल या मॉर्गेज मनी ले रहा होता है मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, तो वो पोजेशन या तो अभी या तो किसी फ्यूचर डेट पे एज पर द मॉर्गेज, जैसे भी मॉर्गेज डेट में लिखा होता है वो किसको दे देता है, लेंडर को। और इस केस में जो ये लेंडर है इसको आप यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी से जब पोजेशन ट्रांसफर हो गया उसके बाद इस प्रॉपर्टी से अगर किसी भी तरीके का रेंट कोई रिसीवेबल आ रहा है तो वो किसके पास चला जाता है, इस लेंडर के पास चला जाता है, और वो जो अमाउंट जो उसने दिया है उसमें वो एडजस्ट कर लेता है। फिर हमारे पास इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया में नहीं चलता है। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है जिस दिन लोन लिया है, जिस दिन प्रिंसिपल लिया है उसी दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जब तक आप अमाउंट पे नहीं करेंगे, मॉर्गेजर द्वारा अमाउंट पे नहीं किया जाएगा मॉर्गेजी को, तब तक ओनरशिप किसके पास है, मॉर्गेजी के पास है। बट मान लेते हैं पेमेंट हो गई, जो अमाउंट लिया था वो वापस दे दिया। अगर वापस दे दिया तो रिकन्वे कर दी जाती है, प्रॉपर्टी जो है वापस किसके पास चल जाती है, ओनरशिप किसके पास आ जाती है, मॉर्गेजर के पास। इंडिया में इट इज नॉट इन इंडिया, नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया करंटली। फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तो नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात टाइटल डीड ट्रांसफर कर देता है। जब तक लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, जब तक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस नहीं दे देता है तब तक ये टाइटल डीड नहीं आती है। एक बार टाइटल पेमेंट कर दी तो टाइटल डीड वापस मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। और काफी सबसे ज्यादा कॉमन इंडिया में यही है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, या इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। फिर हमारे पास 6 तरीके का मॉर्गेज है। एनामलुअस मॉर्गेज। एनामलुअस मॉर्गेज वो मॉर्गेज होता है जो ऊपर हमने कहीं पे भी बात नहीं करा, मतलब यहाँ पे ओनरशिप तो मॉर्गेजर के पास ही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हो रहा है। बट बेसिकली यहाँ पर ना मोर देन वन काइंड ऑफ मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन रहता है, बस इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं होता है। जैसे सिंपल मॉर्गेज और यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ मॉर्गेज है तो वो एनामलुअस मॉर्गेज होगा। बट इस जो मॉर्गेजेस एक्सकोलेट होते हैं, कंबाइन होते हैं एनामलुअस मॉर्गेज में, उसमें इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं होता है। ठीक है। और 100% बोल रही हूँ मैं गाइस, मैं 99.9% भी नहीं बोल रही हूँ, 100% इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। सिंपल मॉर्गेज में कोई पोजेशन आप ट्रांसफर नहीं करते हो, सिर्फ डिफॉल्ट अगर किया तो मॉर्गेजी के पास राइट है टू सेल द प्रॉपर्टी। कंडीशनल में प्रॉपर्टी जो है वो कंडीशनली स्टार्टिंग में सेल कर दी जा रही है। अगर डिफॉल्ट हुआ तो एब्सोल्यूट हो जाएगी, बट अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ, रीपेमेंट कर दिया, तो मॉर्गेजर के पास इस प्रॉपर्टी को रिवर्ट कर देंगे। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज में पोजेशन ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो यहाँ से अगर किसी भी तरीके का रेंट प्रॉफिट रिसीवेबल्स होता है वो लोन से सेट ऑफ होता रहता है, मान लेते हैं कि रिपेमेंट करो। इंग्लिश मॉर्गेज में ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी जाती है और री ट्रांसफर कर दी जाता है प्रॉपर्टी को जब आपने रीपेमेंट कर दिया है। और इंडिया में ये
प्रैक्टिस नहीं होती। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं। यहाँ पे टाइटल डीड को डिपॉजिट कर दिया जाता है एज अ सिक्योरिटी विद मॉर्गेज ही, बाकी कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए नहीं होता। एनामलोअस में किसी भी तरीके का मॉर्गेज हो सकता है जो ऊपर हमने बात नहीं करी है। बैंकर्स के लिए क्या रेलेवेंट है, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज काफी कॉमनली यूज है, बट इंडिया में इंग्लिश मॉर्गेज यूज नहीं होता है। सेक्शन 58 से 99 और सेक्शन 102 से 104, मतलब 2 सेक्शन बीच में नहीं है, 100 और 101 नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क टीपीए से आप ले लेते हैं। चॉइस ऑफ मॉर्गेज डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, क्या टर्म्स रहेंगे पैसे जब जो दे रहा है मॉर्गेजी, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल गुड का मीनिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली ये बताया, जैसे मैंने अपनी टाइटल डीड आपको दी तो वो एक प्रूफ ये कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपके पास गिरवी रखी है। जस्ट इन केस मैंने लोन वापस नहीं किया तो आप कैसे, डीड है, यू विल फॉलो द प्रोसेस, सेल द प्रॉपर्टी, गेट योर मनी बैक। बेसिकली एक तरीके का ओनरशिप में एविडेंस दिखा रहा है मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दो इट इज वेरी कंक्लूसिव, मे वेरी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। कंक्लूसिव मतलब फुल एंड फाइनल होता है जनरली, बट सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। जो इंस्ट्रूमेंट है जब ट्रांसफर हो रहा है उसे हम टाइटल डीड बोल दे रहे हैं फॉर द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी समबडी हु रिसीव्स इट, हमारे केस में बैंक हो जाता है, ट्रांसफरर वो होता है जो दे रहा हो, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ की केसेस हैं, जैसे हमारे पास सिंडिकेट बैंक वर्सेस मॉडर्न टाइल एंड क्ले वर्क्स एक करके केस है। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, जो टाइटल डीड है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि प्रोवाइड प्रूफ क्या कर रहा है कि हाँ भैया ओनरशिप उस बंदे की है जिसने ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है। तो ये से बोल सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट है या नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टेटमेंट, बट एक नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रही हूँ। जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिए बेस्ट प्रूविंग क्या है? टाइटल डीड, ठीक है। और जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं कहलाए जाते हैं। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, बट माय हार्ट से क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर इन दिस वेरी वेरी टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर एक्सेप्टेबल। क्या कॉपी को एक्सेप्ट किया जा सकता है? कॉपी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज। व्हाई? क्योंकि मल्टीपल कॉपीज आप ले लोगे और अलग अलग वजह से लोन लेके तो फ्रॉड भी हो सकता है, इसकी वजह से रिस्क है मिसयूज होने की, है ना। सच एज सिक्योरिंग मल्टीपल लोन्स इन द सेम प्रॉपर्टी कैन बी अ रिस्क। तो यहाँ पे सरसई का रोल आ जाता है। सरसई में ऐसा होता है ना कि मैंने प्रॉपर्टी रखी, अब सरसई में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, सरफेसी में हम पढ़ कर आए हैं, तो एक सेंट्रल जगह पे इंफॉर्मेशन है, जब भी कुछ प्रॉपर्टी को रखते हुए कहीं पे लोन लिया जा रहा होगा, यू सिस्टम विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उसका मिसयूज को आप मिनिमाइज करें, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पे जो चार्ज है वो रिकॉर्ड हो जा रहा है सेंट्रल सिस्टम में। इसी ट्रांसपेरेंसी भी है और मॉर्गेज डिटेल्स भी यहाँ दे रखे हैं। एक्सेप्शन, ओरिजिनल टाइटल डीड मान लेते हैं खोई गई है, तो वहां पे सर्टिफाइड कॉपी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वेरिफिकेशन, जो ये सर्टिफिकेशन है बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रॉपर्टी में। बैंक को यही तो है ना कि भैया मैंने इस प्रॉपर्टी पे लोन दे दिया और फिर ये पता चला कि इस पे तो 10 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं। एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस करा जा सकता है ताकि आप कंफर्म करें कि जो क्लेम ये बोल रहा है बंदा कि हमारे पास ओरिजिनल डीड है ही नहीं, ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरीफाइड कॉपी लेके आप लोन दे सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर मान लेते हैं ओरिजिनल डीड नहीं खोई है तो सर्टिफाइड कॉपी को आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ डीड जैसे नहीं मानेंगे, ऐसा टीपीए बोलता है कि इंपॉर्टेंट राइट है टू बी नोट। प्लीज टेक अ नोट, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस वन। एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 12। इतना ही छोटा यूनिट 13 भी है, इतना ही छोटा यूनिट 14 भी है, तो 14 में थोड़ा सा हम समय ज्यादा लगा देंगे, बट 13वीं यूनिट इतना ही छोटा है, ठीक है। विद दिस दोस्तों वी आर डन विद यूनिट 12 ऑफ BRBL module B. Okay, I'll see you in the next session.
next topic. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye.